नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमने जो है पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे 23rd जो है पार्ट वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 22 भाग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो पार्ट्स देखने चाहिए। इसी के जो पैरेलल है हमने सैटरडे संडे की जो है क्लास वो शुरू कर दी है। सैटरडे और संडे की, सैटरडे और संडे को जो है हम कौन सी क्लास लेने वाले हैं, तो इसके अंदर जो है हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं। ठीक है, पहला जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो आ चुका है और वो किसका आया है? पद्मा अवार्ड का आया है, पद्मा अवार्ड। तो इस पद्मा अवार्ड के अंदर हमने क्या कराया है? हिस्ट्री प्लस करंट। हिस्ट्री से रिलेटेड ये बताया है इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई है, पहले अवार्ड जो है किन किन व्यक्तियों को दिए गए थे और किन क्षेत्रों में दिए गए थे, और वर्तमान में जो अभी 2025 के अवार्ड घोषित किए गए हैं पद्मा अवार्ड, तो उनको भी जो है हमने यहाँ पे करवा दिया गया है। तो करंट प्लस स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने करवा दिया है और ये जो वीडियो है एवरी सैटरडे और संडे को आएगी। ठीक है, ये जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो है ये एवरी सैटरडे और संडे को 2 दिन क्लास ये लगेगी। और 2 दिन किस टाइम लगेगी? शाम के समय लगेगी, इवनिंग में। माफ़ कीजिएगा, इवनिंग में जो है 2 दिन 4 बजे ये क्लास जो है आपकी लगेगी। ठीक है, 4 बजे ये वीडियो आ जाएगी। तो इन दोनों सीरीज को देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप CBT 1 में जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आज के वीडियो सेशन की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इन सभी की जो PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लेना। चलते हैं आज के वीडियो सेशन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़कर, ये ऋण आएगा भाई यहाँ पे, ये ऐसा ऋण आएगा। ठीक है, ऋण यानी कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के जो कुल व्यय होता है यानी कि जो खर्च होता है, और ऋण ऋण जो होता है, जो सरकार पर जो कर्ज होता है उसको छोड़कर, मतलब कुल खर्चे को छोड़कर और जो कर्जा है उसको छोड़कर जो प्राप्तियां होती है सरकार की, कुल प्राप्तियां आएगा यहाँ पे। कुल प्राप्तियों के बीच के जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको राजकोषीय जो है घाटा बोला जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा टर्म आपको बता देता हूँ, बाकी ये जो सारा डिटेल में आपको जो अच्छे से समझना है तो आप बजट का वीडियो देख लेना, किसी का भी देख लेना भाई बजट का वीडियो। उसके अंदर जो है ये आपकी सारी टर्म्स, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कैसे होते हैं, ये सारे टर्म्स जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बजट का वीडियो मैं बना दूंगा, 2024-25 का आया है इसका भी मैं बना दूंगा, क्योंकि इससे यहाँ से भी जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। ज़्यादा तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बजट से। फिर भी आपको ये जो टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। राजस्व घाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको जो है रेवेन्यू डेफिशिएट बोलते हैं, REVENUE, रेवेन्यू डेफिशिएट इसको बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डेफिशिएट। उसके बाद राजकोषीय घाटा को क्या बोला जाता है? तो राजकोषीय घाटा को बोला जाता है फिस्कल डेफिशिएट। ठीक है, ये तीनों टर्म जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है वही राजस्व घाटा कहलाता है। यहाँ पे लिख देता हूं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां बीच का अंतर, तो ये क्या होता है? ये होता है राजस्व घाटा। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? उसके बाद आप याद रखेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो ये क्या होता है? ये कुल व्यय और कुल प्राप्तियां,
कुल प्राप्तियां लेकिन उधारों को छोड़कर, जो उधार होता है ना सरकार पर, उधारों को छोड़कर, इसको छोड़कर जो है इसके बीच का अंतर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो राजकीय राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा वो होता है जो कुल व्यय, कुल खर्च और कुल जो प्राप्तियां होती है लेकिन उधारों को छोड़कर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। ये दोनों टर्म्स जो है आप याद रखेंगे, मतलब बेसिक सा जो है इनका डेफिनेशन याद रखेंगे। राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय जो है घाटा क्या होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। आप क्या याद रखेंगे कि ये जो सरकार की राजस्व प्राप्ति है कहां कहां से होती है? राजस्व प्राप्ति सरकार की कहां कहां से होती है? तो कहां कहां से होती है? तो ये सबसे पहले निगम कर से होती है। यहां पे लिख देता हूं निगम कर। ठीक है, और कहां से होती है? आयकर से होती है, जो आय पर कर लगता है ना वहां से होती है। सीमा शुल्क से लगता है। ठीक है, सीमा शुल्क से भी ये करते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लगता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यहाँ से भी ये इनकी प्राप्तियां होती हैं। और क्या हो सकता है? और आप क्या कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी और कर से ये जो है प्राप्त करते हैं। गैर कर राजस्व, अब आप देख लेंगे क्या होता है गैर कर राजस्व। तो ये तो कर राजस्व थे जहां से प्राप्त होता है। अब गैर कर जो राजस्व होते हैं वो कहाँ कहाँ से, किस किस से प्राप्त होता है? गैर कर राजस्व जो होता है वो हमारा किस किस से प्राप्त होता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो जो हमारे गैर कर राजस्व होता है, एक तो ये ब्याज से प्राप्त होता है, जो ब्याज होता है ना, ब्याज से प्राप्तियों से होता है। ठीक है, ब्याज से होता है। उसके बाद क्या कहाँ से होता है? लाभांश और लाभ से होता है। जो हमारा लाभांश, जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है, लाभांश वहाँ से होता है। ठीक है, और कहाँ से होता है? बाहरी अनुदान से होता है। कोई भाई हमको डोनेशन कर देता है, बाहरी अनुदान वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो मैंने बता दिया है। गैर राजस्व यहाँ यहाँ से प्राप्त होता है, और जो राजस्व है वो हमारे यहाँ यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे बेसिक से टर्म है, ये बेसिक ही चीज़ें मैंने बताई है जहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी आप डिटेल से जो इकोनॉमिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बजट का वीडियो देखना चाहिए किसी का भी, या फिर इकोनॉमी की जो बुक्स आती है 9th 10th की, वो आपको जो है ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों की मिट्टी में जो है उगाई जाती हैं, और वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ है चारे के फसल में भी जो है प्राप्त की जाती है, या फिर चारे के फसल के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी फल हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा मक्का की ऐसी जो है फसल है जो चारे के रूप में भी जो है इस्तेमाल की जाती है। अब आप देख लेना रबी की कौन कौन सी फसल होती है और खरीफ की कौन कौन सी फसल होती है। वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जायद की फसल आप सभी जानते हैं, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। ठीक है, ये फसलें जो है जायद की है। अब रबी की फसल की मैं बात करूँ तो रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएगी? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, सरसों होगी। और क्या हो सकता है? और इसके अंदर जो है बरसीम भी हो सकती है। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं आप याद रखेंगे रबी की फसल से। अब हम खरीफ की फसल की बात करें तो मोटा मोटा जो है धान इसके अंदर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया। मूंगफली और कपास,
ठीक है, ये सारी फसल जो है हमारी खरीफ की फसल है, इनको भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। सबसे पहले आप बोकारो स्टील के बारे में जानेंगे। बोकारो स्टील प्लांट सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये हमारा कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, बोकारो स्टील जो प्लांट है ये, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और किसके सहयोग से की गई थी, सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ठीक है, सोवियत संघ के जो है सहयोग से की गई थी। और ये कहाँ पर अवस्थित है हमारा बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बोकारो स्टील प्लांट जो है ये हमारा कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जो है प्लांट हैं भारत के, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर अवस्थित है राउरकेला वाला, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। इसका आप मुझे बताएंगे बोकारो स्टील कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट की बात हम करें तो ये कौन सा हो जाएगा, एक भिलाई वाला भी याद रखना, भिलाई वाला, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था भिलाई का, ये भी हमारा जो है 1959 में हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था, तो ये हमारा हुआ था रूसी के सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, इसके बाद हम क्या याद रखेंगे, बोकारो वाला ऊपर वाला हो ही गया है। बोकारो वाला जो स्टील प्लांट है ये 1964 में सोवियत संघ के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद इतनी याद रखिएगा, इतना चल जाएगा आपका काम। ठीक है, 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद ये कभी हम फरसत में समझेंगे तो ये जो क्या लिखा गया है प्लांट किसकी सहायता से, ये यूएसएसआर लिखा गया है ना जो यहाँ पे यूएसएसआर, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझेंगे। इसका ऑप्शन तो मैंने बताया ही नहीं, हाँ ऑप्शन राइट यही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो यूएसएसआर है ना, इसके बारे में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं वो हम कभी फिर फुर्सत में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ है, जिसका जो है मैं छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बता देता हूँ। ये जो सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था, इसका विघटन जो है 1991 में हो गया था। ठीक है, 1991 में जो है इसका विघटन हो गया था। और जो इसकी शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी ना, रूसी क्रांति, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आप याद रखेंगे। बाकी इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स जो चीज़ें हैं वो हम इन फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आप ये याद रखना, यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ था, ये अब जो है वर्तमान में 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो काफ़ी सारे जो है देश स्वतंत्र हो गए थे। उनमें से एक रूस भी था। रूस की राजधानी कौन सी हो जाएगी, मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे देश थे जो पूर्व सोवियत संघ के हिस्से, मतलब जो पूर्व सोवियत संघ था ना, इसके अंदर काफ़ी देश सम्मिलित थे। काफ़ी देशों का जो आप कह सकते हैं एक समूह था जिसको यूएसएसआर बोला जाता था। लेकिन 1991 में जो है इसको डिसोल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जितने भी देश थे वो सारे अलग अलग हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो पूर्व सोवियत संघ था इसकी स्थापना कब हुई थी, रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 की, उसके दौरान जो है इसका सोवियत संघ का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी है, कौन बना है, कौन बनी है, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है बजरंग पूनिया जो है आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो है कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आप दोनों इनके बारे में क्या याद रखेंगे, ये जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है ये दोनों ही कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से संबंधित हैं। और गीता बबीता के बारे में आप जानते ही होंगे, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी कुश्ती खेलती हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है,
हरियाणा के चरखी दादरी जिला है, ठीक है। हरियाणा के अंदर चरखी दादरी जिला है, दादरी, उसके अंदर गांव है बलाली गांव, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इनके ऊपर जो है फेमस फिल्म भी बन चुकी है। कौन सी फिल्म बन चुकी है वो आप मुझे बताएंगे कौन सी फिल्म बन चुकी है, ठीक है। इनके जो फादर थे उन्हीं ने जो है इनको ट्रेंड किया था। फादर का नाम भी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी फेमस हैं, आमिर खान जी ने इनके ऊपर फिल्म बनाई थी। चलिए मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ, आप फादर का नाम बताइए, ठीक है। दंगल फिल्म का नाम था, और जो फादर के नाम थे वो उनका नाम जरूर बताइएगा। उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। इनके फादर का नाम जो है आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क है, यानी सिंपल सा बात की गई है, जो एरोप्लेन की सुविधा है, मतलब आम आदमी उड़े नागरिक वैसी वाली स्कीम है। मतलब जो एयरप्लेन की जो सुविधाएं होती हैं वो सभी को मिल सके, इसके लिए जो है एक स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये उड़ान स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। अभी एक फिल्म भी लॉन्च की गई है, एयरलिफ्ट, पता नहीं क्या नाम है, अक्षय कुमार की फिल्म है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा। पता नहीं कुछ नाम है उसका, वो भी उसी के ऊपर बनाई गई है। फॉर एग्जांपल आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इससे उड़ान स्कीम थी, तो उसमें भी जो है आम आदमी को जो है उड़ाने के लिए, या फिर हर आदमी जो है एरोप्लेन के अंदर सफ़र करके एक सबसे सस्ता प्लान जो है अक्षय कुमार लॉन्च करते हैं, मतलब स्कीम बनाते हैं सरकार के साथ मिलकर। वो एक फिल्म आई थी, एयरलिफ्ट थी, पता नहीं क्या थी, मुझे नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छी फिल्म है, नहीं देखी तो टाइम निकाल के देखना, या फ्री टाइम हो उसमें ही देखना, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिल्म है। अभी एयरलिफ्ट पता नहीं नाम क्या था, जो भी था वटेवर था, ठीक है। हम आ जाते हैं उड़ान स्कीम के ऊपर। तो ये उड़ान जो स्कीम थी इसको कब शुरू किया गया था? तो ये जो उड़ान योजना थी इसको शुरू किया गया था 2016 के अंदर, ठीक है। 2016 के अंदर जो है उड़ान योजना को शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनरों का। नीति आयोग की यहाँ पे बात हुई है, तो नीति आयोग के बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? ये हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इसका काम क्या था योजना आयोग का? पंचवर्षीय योजना लागू करना, पंचवर्षीय योजना बनाना और लागू करना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पहले कब आई थी? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में आई थी। अंतिम कब आई थी? तो अंतिम आई थी 2012 में, जो चली थी 2017 तक, ठीक है। कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं? यहीं पर बता देता हूँ, जगह पड़ी है। और क्या याद रख सकते हैं नीति आयोग के बारे में? इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके अध्यक्ष जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? उपाध्यक्ष तो ये थे हमारे अरविंद पनगड़िया जी। और अध्यक्ष पूछा गया है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमिताभ कांत नरेंद्र मोदी। कहाँ हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IEA इसको इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और जो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और जो एजेंसी है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी बात करें तो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 29 जुलाई 1957 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में है।
ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, वियना में जो है इसकी हेडक्वार्टर है। इतनी आपको जानकारी याद रखना है। अब एटॉमिक एनर्जी की बात आई है तो भारत के बारे में भी आप याद रखेंगे। भारत का जो परमाणु का जनक है वो कौन है? भारत का परमाणु जनक, तो परमाणु जनक हो जाएगा भारत का होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, होमी जहांगीर भाभा। इनका जो फर्स्ट परमाणु संयंत्र था भारत का, प्रथम, चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना वो सुन लेना। पहला जो परमाणु रिएक्टर था भारत का वो कौन सा था? अप्सरा था। कब स्थापित किया गया था? 1956 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसी से आप याद रखेंगे बार्क की स्थापना। बार्क की स्थापना मैं बता दूंगा, लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म है वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है, भाभा बता ही दे, चलो कोई नहीं, फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। काफ़ी इजी है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। इसकी जो स्थापना थी 1954 में हुई थी। भाभा की स्थापना 1954 में किसने की थी? तो ये होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो सृजन है किस वर्ष हुआ था? मैंने बता दिया 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहा गया किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो संथाल विद्रोह के दौरान भी जो है अंग्रेजों की सहायता की थी और 1857 के विद्रोह के दौरान भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये थे महाराज मेहताब चंद जी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रथम सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह इसको बोला जाता है, ठीक है। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने शुरू किया था। कहाँ से किया था? बैरक छावनी से किया था विद्रोह, ठीक है, बैरक छावनी से किया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को, ठीक है। इस युद्ध के बाद जब 1857 का युद्ध दबा दिया गया था तो किस आयोग की स्थापना की गई थी? पील आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो 1857 के जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने कहाँ कहाँ से जो है क्रांति का नेतृत्व किया, प्रीवियस वीडियो में जो मैं डिटेल से बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखा करिएगा, काफ़ी सारी डिटेल जो है उनके अंदर बताई गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 1857 के समय जो है भारत का वाइसराय कौन था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वैसे तो ये जो नाम मात्र जो मुगल साम्राज्य का राजा था, मतलब जो बादशाह था वो कौन था? तो ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह ये नाम मात्र ही था, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी वो किसके पास थी? वास्तविक शक्ति, तो ये वास्तविक जो शक्ति थी जनरल बख्त खां के पास थी। बख्त खान के पास जो है ये वास्तविक शक्ति थी, ठीक है। बाद में ये विद्रोह दबा दिया गया था और 1862 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बहादुर शाह को, बहादुर शाह की जो है मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। इतने जानकारी आप याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग मैं बता ही देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग जो है ये वायसराय थे, कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन सबसे पहले आप याद रखेंगे भारत के अंतरिक्ष जनक, भारत के अंतरिक्ष का जनक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और विक्रम साराभाई ने किसकी स्थापना की थी? तो इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ आपको। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, SEARCH ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ में एक और इंस्टीट्यूट याद रखना, DRDO, ये रक्षा मंत्रालय है,
मतलब डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैं आप मुझे बताएंगे। इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ, 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर कर्नाटक के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो गठन है वो 1962 में किया गया था, ठीक है। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया समान डेटा प्रकार के संकलन डाटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है भाई क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा एरे। तो एरे क्या होता है, बता सकता है कोई एरे क्या होता है? तो एरे क्या होता है, एरे का यूज हम किस लिए किए जाते हैं? तो इसका जो इस्तेमाल है, समान प्रकार को जो डाटा होता है ना, एक ही तरह का जो डाटा होता है, एक ही तरह के डेटा को लगातार मेमोरी स्पेस में स्टोर करना ठीक है। तो एरे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एरे का इस्तेमाल यूँ किया जाता है, एक ही तरह का जो डाटा होता है, एक ही तरह का यानी कि लगभग सेम जो डाटा होता है उसको मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए एरे का यूज़ किया जाता है। अब भाई डिटेल से आप कंप्यूटर की वीडियोस देख लेना या फिर कंप्यूटर की किताब पढ़ लेना, उसके अंदर आपको एरे से डिटेल में पड़ जाएगा। ये फुल मतलब ये जो इसकी डेफिनेशन थी वो मुझे पता थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 के अंदर क्या कहा गया है? लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता, ये डीडी दूरदर्शन पर आता था। किसी ने दूरदर्शन देखा है क्या? दूरदर्शन चैनल, पहले पे दूरदर्शन चैनल पर आता था चंद्रकांता नाम का एक सीरियल, ठीक है। ये वही है। तो इसका उपन्यास की जो रचना है किसने की थी? देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो है इस उपन्यास को लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1888 में, ठीक है। 1808 में जो है इसको लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में कहा गया राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है। तो आप याद रखेंगे, स्टैटिक जीके है। रॉकेट जो अंगारा है इसको किसने विकसित किया है? तो इसको जो विकसित किया है ये किसने किया है? रूस ने जो है इको फ्रेंडली है ये रॉकेट अंगारा, इसको विकसित किया है रूस ने, ठीक है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। पाकिस्तान की हो जाएगी इस्लामाबाद। भारत की आप सभी जानते हैं नई दिल्ली, सॉरी, ये कब स्थानांतरित की थी? इससे पहले कहाँ होती थी? कोलकाता होती थी। 1911 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये बेसिक सी चीज़ें बताई गई है। जो नवंबर 1944 में जो है सांप्रदायिक दंगे, आप सभी जानते हैं कि 1945-46 में जो है सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे। क्यों छिड़े थे? भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए जो है ये दंगे हुए थे। किसने कराए थे? आप भी सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1944 में जो है गांधी जिन्ना चर्चा हुई थी, जिसमें जो है गांधी जी सख्त खिलाफ थे पाकिस्तान को अलग बनाने के लिए, लेकिन जिन्ना जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र का जो है दर्जा दिया जाए। तो यही जो है वार्तालाप हुई थी जो 1944 में हुई थी। ये जो है वार्ता जो है विफल हो गई थी। इसी के न्यायिक ढांचे में जो है सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो उस समिति का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी सप्रू समिति, ठीक है। 1944 में जो है इसको गठित किया गया था। जो ये सप्रू समिति थी ना, 1944 में इस समिति को गठित किया गया था। और इसका जो मकसद था भारत में सांप्रदायिक विभाजन के मुद्दों पर विचार करना था। वही मुद्दा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं?
उसके बाद आप याद रख सकते हैं जो ये जाकिर हुसैन समिति थी, ये जाकिर हुसैन समिति, इसको कब गठित किया गया था? तो इसको गठित जो है 1938 में किया गया था। और ये किससे रिलेटेड थी? राष्ट्रीय शिक्षा की वर्धा योजना को लागू करने के लिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा वर्धा थी ना, वर्धा, ये राष्ट्रीय शिक्षा थी, राष्ट्रीय शिक्षा की वर्धा योजना, इसी वर्धा योजना को लागू करने के लिए जो है जाकिर हुसैन समिति को बनाया गया था 1938 के अंदर। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, आप सभी जानते हैं भाई, 1857 नहीं 1957। 1857 में तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1857 में बनाई गई थी। और ये किसके लिए बनाई गई थी? तो ये जो पंचायत राज थे ना, पंचायती राज को त्रिस्तरीय, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का जो सुझाव था बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था। और ये समिति कब गठित की गई थी? 1957 में गठित की गई थी। अब बात हुई है पंचायत से रिलेटेड, तो मैं बता देता हूं अनुच्छेद 40 क्या कहता है। अनुच्छेद 40 कहता है कि भाई पंचायत का गठन किया जाएगा, पंचायत का गठन। और ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं हमारे डीपीएसपी क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 के बीच में आते हैं ये, ठीक है, 36 से 51 के बीच में आते हैं। और ये जो अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत आता है। और जो राजस्थान के 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज स्थापित करने के लिए पहला राज्य बना था नागौर जिला। नागौर जिले के अंदर, नागौर जिला कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज स्थापित किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 में क्या बोला गया? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो वह पोर्ट है, एक पोर्ट है जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण यानी कि डाटा को भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में इसको जाना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। यूएसबी की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। यूएसबी से तो समझ रहे हैं ना आप क्या होता है यूएसबी जो वो नहीं होता, क्या नाम है वो, जो आप डाटा ट्रांसफर करते हैं पेन ड्राइव लाइक, वो होता है यूएसबी पोर्ट, ठीक है। जहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हैं ना, उसी को यूएसबी पोर्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गया है? इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है भाई, क्या नाम है पुस्तक का? इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस। तो इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा जेसी कुमारप्पा के द्वारा ये लिखी गई है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस। डायरेक्ट आपको याद रखना है पुस्तक और पुस्तक लेखक के नाम, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, ये पीवीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी हमारी। ये यहाँ क्वेश्चन ही पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा थी वो किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस ने की थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी रिसेंटली इसी वीडियो में जो है मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। पंचवर्षीय योजना जो है हमारी कुल 12 हो चुकी हैं। 1951 में पहली आई थी और 2012 में जो है हमारी अंतिम आई थी, जो 17 तक चली थी। इसको लागू करने का काम योजना आयोग का था, जिसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि जो है डिसॉल्व कर दिया गया, विघटित कर दिया गया 2014 के अंदर। और इसके जो स्थान पर है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले आप याद रखेंगे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगर मैं ब्राज़ील की राजधानी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ब्रासीलिया हो जाएगी, ब्रासीलिया इसकी राजधानी हो जाएगा, ठीक है। ये एजेंडा रियो शिखर सम्मेलन राइट होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो है किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 को।
18 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2019 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2019 में क्रोएशिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसको मिला था? तो ये किसको मिला था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद को मिला था 2019 के अंदर। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था 2019 के अंदर। किसको मिला था? रामनाथ कोविंद को मिला था। ठीक है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। ठीक है, 15वें नंबर की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो कब अमल में लाया गया? 1793 में लाया गया। किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो सीसा और टिन से मिलके जो धातु बनती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सोल्डर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सीसे और टिन को मिलाकर जो धातु बनती है उसको सोल्डर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? सभी मानते हैं भाई बैरोमीटर का जो यूज़ है वो वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो वाहनों की जो दूरी होती है उस वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, इसको मापने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। और थर्मोमीटर का उपयोग क्यों जाता है? शरीर के तापमान को मापने के लिए, शरीर के तापमान। ठीक है, और ये बैरोमीटर का आपको पता चल ही गया कि वायुमंडलीय दाब, मंडलीय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आर्द्र भूमि कृषि के रूप में इसको जो है संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है 2019 में थाईलैंड की खाड़ी में किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो ये पाबुक चक्रवात आया था 2019 के अंदर। ठीक है, पाबुक चक्रवात कब आया था? तो 2019 में ये पाबुक चक्रवात आया था। उसके बाद गाजा चक्रवात कब आया था? 2018 में आया था। उसके बाद मेकुनु चक्रवात कब आया था? 2018 में आया था। ये एस्टैब्लिश्ड वर्ष जो है आप इनके याद रखेंगे, इन तीनों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो कौन सी है? तो ये भारतीय हो जाएगी भाई। भारतीय जो है 9 भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है, याद रखना ये बात, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो लिपि है वो कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो ये हो जाएगी भारत की राष्ट्रीय लिपि हो जाएगी देवनागरी। कहाँ से निकली है? ये ब्राह्मी लिपि से निकली है। कौन सी अनुसूची में है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अनुसूची, ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 की बात करें तो ये कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में अवस्थित है। गुवाहाटी, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कामाख्या मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम के जो है गुवाहाटी में अवस्थित है और इसको कामरूप भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में बोला गया मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन
सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो प्रसिद्ध गायक तानसेन है ये किस वंश से संबंधित है, वंश नहीं माफ़ कीजिएगा डायनेस्टी से संबंधित है। तो ये मुगल काल के दौरान होते थे, ठीक है, मुगल काल के दौरान होते थे। और ये किसके नवरत्न थे, तो ये अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे, ठीक है। कौन थे, तानसेन। और अकबर कौन सा बजाते थे, ये तो ठुमरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ठुमरी नहीं, ध्रुपद होएगा, माफ कीजिएगा, ध्रुपद बजाते थे तानसेन। जो अकबर थे, अकबर क्या बजाने के शौकीन थे, तो नगाड़ा बजाने के शौकीन थे। अकबर क्या बजाते थे, नगाड़ा बजाते थे, ठीक है। अकबर के बारे में आप सभी जानते हैं, 1542 में इनका जन्म हुआ था, 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, 1556 में इन्होंने जो है राज्यभार संभाला था। बाकी इनके जो अकबर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट्स काम किए गए थे वो पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। कब कब इन्होंने 1561 में इन्होंने क्या किया, 1562 में इन्होंने क्या किया, 1563 में इन्होंने क्या किया, 1571 में इन्होंने क्या किया, 1575 में इन्होंने क्या किया। ये सारे जो ईयर्स हैं इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, सारे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा डी लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया। तो ये एक पुस्तक है, डी लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है ये कब किया गया था। तो कब किया गया था भाई, तो ये किया गया था 1972 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई जाती हैं, बोई आएगा ये, बोई और काटी जाती हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। भूमि का वह भौतिक विस्तार, मतलब भूमि पर आपको पता है ना जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर फसल बोई जाती है और काटी जाती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जो वो स्थान होता है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है कूल बीज रोपित भूमि के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा को प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है। मतलब जब मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है, मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिससे फसलें जो हैं बहुत कम जो है ग्रोथ कर पाती हैं, या फिर उनमें जो है रोग वगैरह लग जाते हैं। लेकिन उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है नाइट्रोजन जो यौगिक होता है उसका मृदा के अंदर यूज़ किया जाता है। तो उसका जो यूज़ किया जाता है उस फसलों को क्या कहा जाता है, तो उस फसलों को क्या कहा जाता है, उस फसलों को कहा जाता है फलीदार फसलें जो है उनको बोला जाता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए जो है फलीदार फसलों का यूज़ किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में क्या कहा गया है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अनंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई इनको, तो इनको कहा जाता है उपभोग वस्तुएं जो है इनको बोला जाता है। जैसे कि खाद्य कोई पदार्थ हो गया, कोई कपड़े हो गए, या कोई उत्पाद या फिर मनोरंजन की जैसी प्रोडक्ट्स हो गए, उनके अनंतिम उपभोक्ता जो अंतिम उनको खरीदता है उसको क्या कहा जाता है, उपभोग वस्तुएं उनको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी लेके आए तो आप उपभोग वस्तुएं लेके आई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जीएसटी से याद रखना, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब लागू किया गया था इसको, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अधिनियम कौन सा था, 2016 था, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, माफ कीजिएगा 2016 का संशोधन अधिनियम था, संशोधन 2016 का संशोधन अधिनियम कौन सा था, अधिनियम ये था 101वां, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है, रिसेप्टर बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारी जीभ होती है, जीभ, तो ये लार का भी निर्माण करती है, जो जीभ जो खाना को जो हम चबाते हैं ना उसके अंदर लार का निर्माण करती है। लार का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि खाना एक लुगदी बन जाता है जिसको चबाने के लिए जो है आसान कर देती है वो प्रक्रिया, ठीक है। तो यही पूछा गया जीवा पर कौन सी अभिक्रिया जो अभिग्राही स्थित होता है, तो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस संवेदी जो है अभिग्राही जीवा के ऊपर अवस्थित होती है।
क्वेश्चन नंबर 32, पूना का पूना एक्ट। ये तो इस क्वेश्चन के बारे में पिछली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था B.R. अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वृक्क की यहाँ पे बात हुई है। वृक्क में जो बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है भाई वृक्काणु, उनको बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 में बोला गया है, 34 में क्या बोला गया है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारी पेशी कोशिका होती हैं उसमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो पाइरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में जो है वो विभाजित हो जाता है। ठीक है, पाइरूवेट जो है वो विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और जो ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया वर्ली लोक चित्रकला आएगी, ये चित्रकारी आएगी। चित्रकारी ये महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये महाराष्ट्र की लोक कला है ये जो है वर्ली चित्रकारी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मैं कुछ और आपको जो चित्रकारी है वो बता देता हूँ, कुछ एक राज्य की जो मुझे पता है। यूपी की कौन कौन सी हो जाएगी? तो यूपी की हो जाएगी सांझी। वैसे ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है, याद रख भी नहीं पाएंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट्स राज्य हैं जिनकी बार बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये वर्ली चित्रकला है ना, इसको एसएससी रेलवे पता नहीं क्या फेवरेट मानता है, इसी को घूम फिर के पूछ लेता है। ठीक है, बाकी एक दो और मैं बता देता हूँ। यूपी की क्या हो जाएगी? सांझी हो जाएगी, चौक पूर्णा हो जाएगी, अरिपाना हो जाएगी। तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? तंजौर चित्रकला। मीका चित्रकला। और क्या हो जाएगी? कोल्लम। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र की एक तो यही हो जाएगी, महाराष्ट्र की वर्ली हो जाएगी। ठीक है, वर्ली हो जाएगी। और क्या याद हो जाएगी? पिंगुली हो जाएगी और रंगोली हो जाएगी। और किसके बारे में याद रखते हैं? और आप याद रख सकते हैं राजस्थान के बारे में, मीनाकारी, बांधनी। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। ये कुछ एक मैंने बताए हैं जो स्टेट्स हैं, इनके बारे में, इनकी चित्रकला की भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँ तो 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? किसके हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिमला जो समझौता था ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था 2 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान, ये क्यों हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ था उसी के रिगार्डिंग ये जो है समझौता किया गया था। ठीक है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है 1965 में लड़ा गया था, 1971 में लड़ा गया था और 1999 में लड़ा गया था। 1999 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, कारगिल का युद्ध। ठीक है, चीन के साथ कौन कौन सा युद्ध लड़ा हमने? चीन के साथ जो युद्ध है हमने 1962 में लड़ा था।
ये युद्ध मैंने बता दिए हैं। सबसे जो सर्वाधिक सीमा भारत की है वो बांग्लादेश से लगती है। सर्वाधिक छोटी सीमा हमारी किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और चाइना की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन बोला जाता है। और आप क्या याद रख सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारी जानकारी है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो बड़ी धमनी हो जाएगी महाधमनी हो जाएगी। और महाधमनी का जो काम है वो क्या हो जाएगा? पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी कि रक्त को ले जाना। ठीक है, ये जो महाधमनी होती है ये उसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, पूरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करना ही महाधमनी का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? सबसे पहले आप याद रखेंगे कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पर है भाई? ये कल्पक्कम तो ये चेन्नई में है। और चेन्नई किसकी राजधानी हो जाएगी? चेन्नई राजधानी हो जाएगी तमिलनाडु की। ठीक है, और ये जो ये परमाणु रिएक्टर है ये, और ये परमाणु रिएक्टर किसका है? तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब हुई थी भाई स्थापना? कोई बता सकता है? तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंदर एक जो रिएक्टर है उसकी स्थापना की गई है जिसका नाम हो जाएगा कामिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 में क्या कहा गया है? किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो जो वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको अनंतिम सीमा मूल्य बोला जाता है। तो ये आज के जो है 40 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये आज हमने जो है 23rd पार्ट जो है डिस्कस कर लिया है। आपको ये सारे पार्ट जो है देख लेना चाहिए। 125 शिफ्ट जो है हम यहाँ पे टोटल करवाने वाले हैं। और जो आपका एग्ज़ाम संभावित है कब तक है? मई 2025 में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप इसी को अनंतिम मानकर जो है अपनी तैयारी कीजिएगा। इसके लिए आपको जीके जीएस के लिए क्या पढ़ना है? जो जीके जीएस के जो है 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन 40 क्वेश्चनों में से अगर आप 33 से 35 क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये PYQ सीरीज देखनी पड़ेगी कंप्लीट। प्लस आपको क्या देखना पड़ेगा? करंट अफेयर। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक जीके। ये तीनों अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आप 33 से लेके 35 क्वेश्चन इजीली आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं? इसी चैनल पर मिलेंगे। PYQ सीरीज चल रही है, इसी वीडियो सीरीज के अंदर PYQ सीरीज के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। किसका लिंक डाल दूंगा? करंट प्लस स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। ये दोनों आपको देखनी है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके आपको कब वीडियो देखने को मिलेंगी? एवरी सैटरडे और संडे को देखने को मिलेंगी ये। ठीक है, एक एक टॉपिक करवाएंगे 2 दिन और कंप्लीट टॉपिक करवा देंगे जिसमें हिस्ट्री और जो है स्टैटिक प्लस करंट दोनों हम उसके अंदर कवर करवा देंगे। तो ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बस आपका इतना सा काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, वे यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपके लिए सारी PDF बिल्कुल फ्री हैं। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है सारी PDF जो आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।